हमारे पिछले वीडियोस में हमने दीप्तिकालिता फोटोपीरियडिज्म क्या होता है उसके कंसेप्ट के बारे में पढ़ा और उसके लिए जो उत्तरदायी कारक है जिसका इंडक्शन सर्वप्रथम लीव्स में होता है, फिर ट्रांसफर इसका जो है फ्लावर प्रिमोर्डिया तक होता है, उसके बारे में पढ़ा। थोड़ा बहुत कंसेप्ट हमने फ्लोरिजन के बारे में भी देखा कि एक ऐसा कोई हार्मोन है जो कि फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। हालांकि इस रिलेटेड कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं उसके बारे में डिटेल प्रमाण मिले हैं और उसका केमिकल नेचर भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है। और वो एक पिगमेंट है, एक फोटो रिसेप्टर पिगमेंट है, एक प्रकाशग्राही वर्णक है जिसकी पुष्पन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, फोटोपीरियडिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और उस पिगमेंट का जो नाम है वो है फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम दरअसल कुछ ऐसे आरंभ में एक्सपेरिमेंट हुए जिससे ये पता चला कि हमारा जो दृश्य स्पेक्ट्रम है, जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, उसका जो रेड पोर्शन है, रेड रीजन है, वो फ्लावरिंग को ज्यादा अफेक्ट करता है। उसके बारे में और डिटेल जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो कंक्लूजन निकले कि जो रेड लाइट है और फार रेड लाइट है वो फ्लावरिंग को ज्यादा इफेक्ट करती है। तो जो रेड लाइट है उसकी वेवलेंथ होती है 660 nm एंड जो फार रेड लाइट है उसकी वेवलेंथ होती है 770 nm, जो काफी इफेक्टिव होती है फ्लावरिंग में। इसको कहते हैं रेड लाइट और ये है फार रेड लाइट। तो रेड लाइट और फार रेड लाइट उसको एब्जॉर्ब करने वाला जो पिगमेंट है वो फाइटोक्रोम है। हमने बहुत सारे पिगमेंट के बारे में पढ़ा है, क्लोरोफिल है, कैरोटीनोइड है, फाइकोबिलीन्स है, लेकिन ये एक और फोटो रिसेप्टर है दैट इज फाइटोक्रोम। दो पिगमेंट होते हैं, एक और होता है क्रिप्टोक्रोम जो यूवीबी लाइट और ब्लू लाइट को ग्रहण करता है। प्लांट में ऐसी बहुत सारी प्रक्रिया होती है जो ब्लू लाइट द्वारा अफेक्टेड होती है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो रेड लाइट या रेड रीजन, रेड वेवलेंथ को जो एक्सेप्ट एब्जॉर्ब करने वाला पिगमेंट है वो फाइटोक्रोम है। इसके दो फॉर्म होते हैं, एक तो जो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है उसको कहते हैं पीआर फॉर्म, और दूसरा जो फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है उसको कहते हैं पीएफआर फॉर्म। और दरअसल ये दोनों इंटर कन्वर्जेबल है। जब रेड लाइट वाली फॉर्म को रेड लाइट मिलती है तब ये पीएफआर में कन्वर्ट हो जाता है, और पीएफआर को जब फार रेड लाइट मिलती है तो ये पीआर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दोनों ही इंटरचेंजेबल है। उसकी केमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डिटेल है, लेकिन वो एमएससी लेवल का, अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। अभी हम फ्लावरिंग में इसका रोल या फोटोपीरियडिज्म में इसके रोल पर चर्चा करेंगे। चलिए, तो ये फाइटोक्रोम का इंट्रोडक्शन है। अब ये पीएफआर और पीआर फॉर्म दो फॉर्म है, उनकी फ्लावरिंग में क्या भूमिका होती है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अब इसका। तो फाइटोक्रोम की जो पीएफआर फॉर्म है वो लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग को इंड्यूस करती है और शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग को सप्रेस करती है, इनहिबिट करती है। कौन सी लाइट? पीएफआर जो फाइटोक्रोम का फॉर्म है वो लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, जबकि शॉर्ट डे प्लांट में ये फ्लावरिंग को सप्रेस करता है। अब इसका उल्टा, द रोल ऑफ पीआर फॉर्म ये क्या करती है? जो पीआर फॉर्म है शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग को इंड्यूस करती है,
फ्लावरिंग इंडक्शन, जबकि लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग को सप्रेस करती है। इंडक्शन मतलब प्रेरण, सप्रेशन मतलब उसको दबाना, बाधित करना, अवरोध करना। तो ये एक पिगमेंट है फाइटोक्रोम, जिसके दो फॉर्म होते हैं, और फोटोपीरियडिज्म में शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट में इसकी दोनों फॉर्म की क्या भूमिका होती है उसके बारे में पढ़ा। चलिए अब हम हमारा नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज बसंतीकरण, वर्निलाइजेशन। वर्निलाइजेशन, बसंतीकरण। तो इस कंसेप्ट को समझे पहले, उससे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं कि इस घटना के बारे में प्रारंभिक जानकारी कैसे मिली। वैज्ञानिकों ने देखा कि यदि कोई शीत ऋतु में उगने वाली फसल है, सपोज उसको हम बसंत या ग्रीष्म ऋतु में अगर उसकी बुआई करते हैं, तो उसमें उपज नहीं होती, फ्लावरिंग नहीं होती। तो वैज्ञानिकों ने कहीं ना कहीं ये संबंध निकाला कि शीत ऋतु का जो लोअर टेम्परेचर है उसका कहीं ना कहीं प्लांट से रिलेशन है। अगर ऐसा नहीं होता तो शीत ऋतु की फसल बसंत ऋतु में भी या ग्रीष्म ऋतु में भी फ्लावरिंग करती या फ्रूटिंग करती, उपज देती। तो ये कुछ आरंभिक जो है ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट के द्वारा किए गए। इसके पश्चात कुछ और प्लांट हैं, जैसे राई का जो प्लांट है उसमें देखा साइंटिस्ट ने कि लगभग 15 सप्ताह लगते हैं उसमें फ्लावरिंग में, लेकिन यदि उस प्लांट को लोअर टेम्परेचर से ट्रीट किया जाए तो 7 सप्ताह में ही फ्लावरिंग हो जाती है। तो ये ऑब्जर्वेशन भी ये बताता है कि कहीं न कहीं लो टेम्परेचर का फ्लावरिंग से रिलेशन होता है। और इन्हीं ऑब्जर्वेशन के पश्चात जो रशियन साइंटिस्ट थे लाइसेंको, उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया जिसको कहते हैं वर्निलाइजेशन या बसंतीकरण। उन्होंने अपनी परिभाषा में कहा कि कम तापमान द्वारा पुष्पन को प्रेरित करने की प्रक्रिया को बसंतीकरण कहते हैं। आई रिपीट, कम तापमान द्वारा पादपों में पुष्पन की प्रक्रिया को प्रेरित करने की प्रक्रिया बसंतीकरण कहलाती है। एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज किया, कॉवार्ड। उन्होंने बताया कि चिलिंग ट्रीटमेंट, हिंदी में इसको कहते हैं द्रुत शीतन। द्रुत का मतलब फास्ट, शीतल कूलिंग। चिलिंग ट्रीटमेंट द्वारा हम किसी प्लांट में अगर फ्लावरिंग को इंड्यूस करते हैं तो हम उसको वर्निलाइजेशन कहते हैं। तो ये कुछ परिभाषाएं थी बसंतीकरण की प्रक्रिया के से संबंधित। चलिए अब हम उसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ये तो बात क्लियर है कि प्लांट को अपनी लाइफ साइकिल में कभी ना कभी लोअर टेम्परेचर चाहिए, तब उसमें कुछ ऐसा चेंज होता है, नो डाउट वो चेंज मॉलिक्यूलर लेवल पर होगा, जेनेटिक लेवल पर होगा, कि वो अल्टीमेटली फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। उसका मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म पूरी तरह से ज्ञात नहीं हुआ है, लेकिन जो ज्ञात है वो भी पीजी लेवल का है, तो उसके बारे में भी चर्चा नहीं करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि फ्लावरिंग में लो टेम्परेचर का रोल क्या होता है, प्लांट में ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो उस लो टेम्परेचर को रिसीव करता है और इसके क्या इफेक्ट होते हैं। तो कुछ बातें बसंतीकरण से संबंधित, कि यदि कोई प्लांट है, सपोज वो शीत ऋतु का है, उसको बसंत ऋतु में उगा रहे हैं, हम चाहते हैं कि उसमें इस ऋतु में भी फ्लावरिंग हो, तो यदि उसके बीजों को 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक ट्रीट करें, सीड्स को वो भी पानी में भिगोकर, तो उसमें फ्लावरिंग हो जाती है। तो ये वर्निलाइजेशन का तरीका है, यानी वर्निलाइजेशन में आप सीड को भी ट्रीट करके वर्निलाइजेशन को इंड्यूस कर सकते हैं।
इसका मतलब नो डाउट एम्ब्रियो में जेनेटिक कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं, ऐसी प्रोग्रामिंग होती है जो एक निश्चित टाइम पर फ्लावरिंग को इंड्यूस करते हैं। अगर कोई द्विवार्षिक पौधा है तो वहां पर केस अलग है। द्विवार्षिक पौधे में क्या होता है, पहले 1 साल तक कायिक वृद्धि होती है, दूसरे साल फ्लावरिंग होती है। तो आप पहले ही साल चिलिंग ट्रीटमेंट दे दो, फ्लावरिंग नहीं होगी। शर्त यह है कि उसकी संपूर्ण कायिक वृद्धि हो जाए, पत्तियों का उसका पूरा रोजेट हैबिट बन जाए। उसके बाद अगर आप चिलिंग ट्रीटमेंट देते हो, लो टेम्परेचर पर उसको उद्भासित करते हो, तो उसमें फ्लावरिंग हो जाएगी। ये कुछ कंडीशंस है। अलग अलग एक्सपेरिमेंट से ये पता है कि पादप के जो विभाजोत्तकी उत्तक है वो इस लो टेम्परेचर को रिसीव करते हैं। साइट होती है जो विभाजोत्तकी क्षेत्र है, अगर उनको हटा दिया जाए तो प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होगी। और विभाजोत्तकी उत्तक जो लो टेम्परेचर से ट्रीट किए गए उनको हटा करके दूसरे प्लांट में ग्राफ्ट करते हैं, तो दूसरे प्लांट में भी फ्लावरिंग हो जाती है। यानी मेरिस्टेम ही वो क्षेत्र है जो इसको रिसीव करता है। चलिए अब एक शब्द आता है डीवर्निलाइजेशन, विबसंतीकरण। यदि किसी प्लांट को लोअर टेम्परेचर से आपने एक बार ट्रीट किया, बसंतीकरण कर दिया, फिर उसको आप हाई टेम्परेचर में रखते हो तो बसंतीकरण का प्रभाव समाप्त हो जाता है। उस प्रक्रिया को कहते हैं विबसंतीकरण। चलिए तो ये तो कुछ बात हुई बसंतीकरण और विबसंतीकरण के बारे में। अब हम उसके मैकेनिज्म के बारे में समझते हैं। तो फोटोपीरियडिज्म के बारे में कल्पना की गई थी कि कोई हार्मोन है फ्लोरिजन, जिसको अभी तक आइसोलेट नहीं किया गया है। यहाँ पर भी एक हार्मोन की परिकल्पना की गई है जिसको लैंग ने नाम दिया वर्नेलिन। वर्निलाइजेशन से ही नाम दिया गया है वर्नेलिन, कि प्लांट के जो रिसेप्टर ऑर्गेन होते हैं जो लो टेम्परेचर से उद्भासित होते हैं, उसमें वर्नेलिन नाम का हार्मोन एक्टिव होता है। और ये हार्मोन प्रीकर्सर है इसका, फ्लोरिजन का। यानी लो टेम्परेचर से पहले वर्नेलिन बनेगा, वर्नेलिन से फ्लोरिजन बनेगा, फ्लोरिजन से वो सारे जीन एक्टिव होंगे जो फ्लावरिंग करते हैं। लेकिन फ्लोरिजन इस वर्नेलिन के अस्तित्व को भी अभी तक प्रमाणित नहीं किया जा सका है, लेकिन ये एक थ्योरी दी गई है। हालांकि अब फ्लावरिंग से रिलेटेड बहुत सारे जीन, जिनको अलग अलग क्लासों में भी बांटा गया, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया, जिसको फ्लोरन ऑर्गन आइडेंटिटी जीन कहते हैं। एरापिडेप्सिस प्लांट में डिटेल इसका एक्सप्लेनेशन किया गया है, लेकिन ये पीजी लेवल की बातें हैं। अभी हम सिर्फ वर्नेलिन की बात करते हैं। तो वर्नेलिन को अभी तक आइसोलेट नहीं किया गया है। अब ये बसंतीकरण अभी तक हमने चर्चा की, उसका क्या महत्व है, क्या कोई हमारे लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, एग्रीकल्चर में है, तो पहले उसके लिए बात करते हैं। चलिए, पहला, यदि कोई प्लांट है जो शीत ऋतु में ही या शीत प्रदेशों में ही अपनी उपज देते हैं, हम उनको बसंत ऋतु में भी या ग्रीष्म प्रदेशों में भी बसंतीकरण करके उसकी पैदावार ले सकते हैं। पहला तो फायदा ये हो गया। दूसरा, कोई द्विवार्षिक पौधा है या जिसका जीवन काल लंबा है, हम उसको समय से पहले चिलिंग ट्रीटमेंट दे देंगे तो समय से पहले फ्लावरिंग हो जाएगी और हमको कम समय में उपज मिल जाएगी। तो बहुत सारे देशों में, विशेष करके जो शीतोष्ण जलवायु वाले देश है, वहाँ पर ये टेक्निक बहुत ही काम की है। सफलतापूर्वक इससे एग्रीकल्चर के फील्ड में फायदे भी उठाए जा रहे हैं। हालांकि भारत जैसे देश में या जो उष्ण प्रदेश हैं, वहाँ पर वर्निलाइजेशन आर्थिक रूप से महंगा भी है और एग्रीकल्चर फील्ड में प्रैक्टिकली इतना अप्लाइड नहीं हुआ है। लेकिन ये कुछ एस्पेक्ट हैं बसंतीकरण से संबंधित। तो ये कुछ हमने एस्पेक्ट पढ़े फ्लावरिंग से रिलेटेड, जो कि दो है, फोटोपीरियडिज्म और बसंतीकरण। एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है, इन दोनों शब्दों में अंतर है, आप इसको अच्छी तरह से समझना। फोटोपीरियडिज्म में की रोल होता है लाइट एंड डार्क पीरियड का, जो कहीं ना कहीं फ्लावरिंग को अफेक्ट करता है। बसंतीकरण में रोल होता है लो टेम्परेचर का, जो फ्लावरिंग को इफेक्ट करता है। ये ध्यान रखना, परीक्षा में कई बार
फोटो पीरियडिज्म में आप बसंतीकरण का बता देते हैं और बसंतीकरण में आप फोटो पीरियडिज्म का लिख देते हैं। अभी मैं कुछ कॉपियां चेक कर रहा हूँ, उसमें देख पा रहा हूँ यही चीजें हो रही है। तो आप इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लें, दोनों अलग चीजें।